बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बच्चे वो है एस्चुरीज इकोसिस्टम, और साथ में दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि एस्चुरीज जो है वो होती क्या है। बच्चे, एस्चुरियन एरिया वेयर रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर इज कॉल्ड एस्चुरीज। जहाँ पे दरिया जो है, दरिया का पानी समंदर से मिलता है, उसे एस्चुरीज जो है वो कहा जाता है। एस्चुरीज जो है वो हम कहते हैं एक ट्रांजिशन एरिया होता है, दरमियानी एरिया, दरमियानी इलाका। ना वो रिवर होता है ना वो ओशन होता है, बल्कि उन दोनों के दरमियानी एक एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया, जिसमें दोनों वाली खूबियां जो है वो आ जाती हैं। इन्हें एस्चुरीज जो है वो कहा जाता है। इन एस्चुरीज के जो है वो कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बे, साउंड, लेगून वगैरह से। और बे ऑफ बंगाल तो आपने जो है वो सुना होगा, खलीज बंगाल जिसको कहते हैं। ये जो है वो बे ऑफ बंगाल जो है वो यही एस्चुरीज ही होती है। अब एस्चुरीज जो है बच्चे हम कहते हैं ये इनके अंदर ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। मतलब जिनकी जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती हैं वो रिवर और मेरीन वाटर के दरमियान में होती हैं। मतलब रिवर वाटर से इनके अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती हैं, और जो मेरीन वाटर होता है उसकी निस्बत जो है वो इनके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या होती हैं? कम होती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप कहते हैं कि इनका वाटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर होता है, जिसे ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। इनमें क्या होता है? देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन सैलिनिटी। ग्रेजुअल चेंज आता है, मतलब इसके डिफरेंट एरियाज में जो वाटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट होता है बच्चों, वो डिफरेंट होता है। वो वाला एरिया जो कि रिवर के ज्यादा पास होता है, जहाँ पे रिवर जो है वो मिल रहा होता है, वो उसे उसके अंदर जो है वो हम कहते हैं सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, 0 to 5 ppt। दरमियानी जो एरिया होता है बच्चे, वहां पे 5 to 25 ppt तक होता है, और जो आगे जो बिल्कुल ओशन के साथ मिल रहा होता है वहां पे 25 से अबव जो है वो वहां पे पीपीटी जो है वो मौजूद होते हैं। पीपीटी का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड। ये जो है वो सैलिनिटी की मेजरमेंट के लिए एक यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्ट के जो है वो कितने वहां पे यूनिट जो है वो मौजूद है, कितना जो है वो सॉल्ट मौजूद है। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्रेजुअल जो है वो चेंज आता है इसकी सैलिनिटी में, कि ये बिल्कुल जो है वो फ्रेश से जो है वो सॉल्ट वाटर की तरफ जो है वो ग्रेजुअल होता है। जहां से वो एरिया जो रिवर से मिल रहा होता है उसके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बिल्कुल कम होती है, फिर जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते जाते हैं ओशन की तरफ, वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन चेंज होती जाती है। बच्चे, हम कहते हैं कि जो सैलिनिटी है इसके अंदर वो डेली बेसिस पे भी जो है वो चेंज करती है। अब आप एक फिक्स अमाउंट नहीं कह सकते इसके अंदर कि हाँ जी भाई हर टाइम इसके अंदर जो है वो सैलरी इतनी रहेगी। बच्चे, इसकी सैलरी जो है वो डेली बेसिस पे भी चेंज होती है। किस तरह से? कि ये जो इसके अंदर वेव्स आती हैं, टाइड्स आती है ना, एक्चुअली ये मेजर करती हैं कि उसके अंदर जो है वो कितनी सैलरी होगी। अगर जो है वो ओशन से ज्यादा वेव्स जो हैं वो आ जाती हैं इसकी तरफ, तो उस टाइम पे क्या होता है? सैलरी जो है वो ज्यादा होती है। जब जो है वो जिस दिन टाइड जो है जिस टाइम पे कम आती है समंदर की तरफ इसके अंदर, उस टाइम क्या होती है? उसकी जो है वो सैलिनिटी कम होती है। इस तरह अगर फ्रेश वाटर से जो है वो ज्यादा रिवर से जो है वो इसकी तरफ आ जाती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पे सैलिनिटी जो है वो कम होती है। तो इस तरह से इसकी सैलिनिटी जो है वो डेली बेसिस पे भी जो है वो राइज एंड फॉल करती रहती है, चेंज होती रहती है विद द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, लहरों के हिसाब से। अब आप कहते हैं कि ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है और हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी की तरफ जो है वो लीड करता है। न्यूट्रिएंट रिच किस तरह से है बच्चे? रिवर जो है वो फ्लो करते हुए आते हैं यहाँ पे, अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो लेके आते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ पे आके जो है वो हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरीन इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसकी तरफ आ रहे होते हैं, टाइड्स के जरिए से, वेव्स के जरिए से। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा मिल रहे होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच एरिया है विच लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी भी। प्लांट्स वहां पे ज्यादा होंगे, प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए वहां पे क्या होंगे? कंज्यूमर्स भी जो है वो ज्यादा होंगे। फास्ट मूविंग जो रिवर्स होती हैं और जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं, वेव्स क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट रिच पार्टिकल्स को जो है वो एस्चुरीज तक लेके आती हैं। फिर एस्चुरीज के अंदर आके वहां पे जो है वो ये सेटल हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वहां पे, और सेडिमेंट जो है वो बनाते हैं। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे एस्चुरीज के अंदर जो है वो वाटर स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए न्यूट्रिएंट जो है वो एस्चुरीज के अंदर ही रह जाते हैं, वहां से आगे बह के जो है वो ज्यादा समंदर की तरफ नहीं जाते। इस तरह से आप कहते हैं कि ये जो है वो उसका जो एस्चुरी का बेंथिक जोन होता है वहां पे जो है वो अकमुलेट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उसके अंदर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं।
इस तरह से ये ग्रेट प्लेस फॉर प्लांट ग्रोथ टू ग्रो। अब ये हम कहते हैं कि दोनों का दरमियानी इलाका होता है, इसका मतलब इसकी जो डेप्थ होती है वो ना रिवर जितनी होती है, ना जो है वो मेरीन ओशन जितनी होती है। इसकी डेप्थ जो है वो कम होती है, लाइट पेनिट्रेशन जो है वो अच्छी खासी हद तक होती है, इसलिए वहां पे जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से जो है वो ग्रो कर पाते हैं, ज्यादा किस्म की जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट्स की पाई जाती है। फंक्शंस ऑफ एस्चुरीज की अगर हम बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, क्या रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं दे फंक्शन एज हैबिटेट। बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज हैं, हमने कहा यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, तो उनके लिए क्या करते हैं, हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बच्चे ये कहते हैं एक्ट एज नर्सरी। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है वो एक तो सैलिनिटी जो है वो कम होती है, हम कहते हैं ये फिश जो है वो इसको एज ब्रीडिंग साइट जो है वो सिलेक्ट करती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने, बहुत सारी फिश ने जब जो है वो स्पॉनिंग करनी होती है तो एस्चुरीज की तरफ आ जाती हैं, एस्चुरीज के अंदर आके क्या करती हैं, एग लेक करती हैं, यहाँ पे जो है वो उनके यंग वन जो है वो उनके लार्वी जो है वो हैच होते हैं, यंग वन जो है वो डेवलप होते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि सैलिनिटी कम होती है, दूसरी बात बड़ी यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर करंट्स वगैरह होते हैं, जो टाइड्स होती हैं, उनके साथ ये लाविस वगैरह जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं होते कि अपने आप को बचा सके, वो उसके साथ बह के कहीं दूर जा सकते हैं, या जो है वो उनको वाटर करंट जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये वाटर करंट से जो है वो बचे रहते हैं। तो ये जो एस्चुरीज होती हैं ये एक्चुअली क्या करती हैं, एक्ट एज नर्सरीज भी करती हैं, नर्सरी के तौर पे भी जो है वो एक्ट करती हैं। अगली बात बच्चे अगर हम यहाँ पे करें तो हम कहते हैं कि ये एज फिशरीज जो है वो भी एक्ट करती हैं। यहाँ पे फिश की जो है वो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। फिश स्पीशीज का जो है वो हम कहते हैं डाइवर्सिटी जो है वो फिश स्पीशीज की यहाँ पे जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो है वो फिश को कल्चर करने के लिए ज्यादा किस्म की फिश को जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, डाइवर्सिटी काफी पाई जाती है, इस तरह से एज फिशरीज भी जो है वो एक्ट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिक्रिएशन, खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं, अम्यूजमेंट के लिए हम कहते हैं कि हम बोटिंग के लिए वहां पे जो है वो इन चीजों के लिए एस्चुरीज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह के लिए, फिशिंग के लिए जो है ये एस्चुरीज जो है वो एज रिक्रिएशन यानी कि अम्यूजमेंट भी जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करती हैं। अब वाटर प्यूरिफायर के तौर पे कैसे एक्ट करती हैं बच्चे, हम कहते हैं कि इसके इर्द बहुत सारी हर्ब्स शब्स वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स मौजूद होते हैं। अब जो भी वेस्ट मैटर होता है, हैवी मेटल्स वगैरह होती हैं पानी के अंदर, उनको ये प्लांट्स हर्ब शब्स क्या करती हैं, उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको अपनी फंक्शनिंग में इस्तेमाल कर लेती हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है, बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स जो है वो हैवी मेटल्स वगैरह को जो है वो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए एस्चुरीज क्या करती हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करती हैं, वाटर को जो है वो प्यूरिफाई कर देती हैं, इसमें से वेस्ट जो है उसको अमाउंट को कम कर देती हैं। इसके अलावा ये फ्लड कंट्रोल के तौर पे भी जो है वो काम करती हैं। आपने क्या कहा कि एस्चुरी के अंदर जो वाटर करंट्स होते हैं या वाटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं जब जो है रिवर्स के अंदर, तो जब जो है वो एस्चुरीज तक पहुंचती हैं वेव्स, तो उनका असर क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरह से दूसरी बात यहाँ पे आप करते हैं बच्चे के एस्चुरीज के अंदर बहुत सारी हमने कहा वेजिटेशन होती है, प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और आपको पता है जहाँ कहीं पे प्लांट्स हो वो फ्लड को जो है वो असर को कम कर देते हैं, फ्लड जो है उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि प्लेन जो एरिया है वहां पे पानी ने तेजी के साथ जो है वो बहना होता है, फ्लो करना होता है, लेकिन जब जो है वो आके प्लांट्स वगैरह के साथ टकराता है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। इस तरह से ये फ्लड्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करने का भी काम करती हैं। इसके अलावा बफर लैंड फ्रॉम हरिकेन्स, साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, जो समुद्री तूफान होते हैं, ये उससे भी जो है वो बचाती हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि रिवर्स के अंदर वाले फ्लड को जो है ये बचाती हैं, इसी तरह से जो हरिकेन्स वगैरह होते हैं, साइक्लोन, समुद्री तूफान वगैरह होते हैं, उनमें उनमें उनसे भी जो है ये उसको एज बफर जो है वो करती हैं, उसके भी इफेक्ट को जो है ये स्लो डाउन कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। वजह यही है कि यहाँ पे जो है वो टाइड्स वगैरह की भी जो है वो स्पीड कम होती है, और दूसरी बात यहाँ पे जो है वो वेजिटेशन काफी ज्यादा है जो कि वाटर की स्पीड को जो है वो कम कर देती हैं। इस तरह से आसपास वाले एरिया जो है वो नुकसान से बच जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिच है बहुत ज्यादा, इसलिए इनकी जो है वो हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना जो है ये भी इनका एक मेन फंक्शन है। एस्टरी प्लांट्स की अगर बात करें कि किस किस्म के प्लांट्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, अब इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो उनको मस्ट बी अडेप्टेड टू सॉल्टी वाटर,
क्योंकि यहाँ पे इनका वाटर कंटेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, रिवर की निस्बत थोड़ा ज्यादा, मैरीन की निस्बत थोड़ा कम, तो ऐसे वहाँ पे होंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे भी जो है वो वहाँ पे सैलिनिटी में जो है वो चेंज आता रहता है, तो वहाँ पे प्लांट जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि चेंज इन सैलिनिटी जो है वो उसको भी अडेप्ट करने के काबिल हो, उसके लिहाज से भी मॉडिफाइड हो। और दूसरा हम कहते हैं ज्यादा कॉमन प्लांट्स इसके अंदर पाई जाती हैं वो ग्रासीज, यील्ड ग्रासीज, ग्लास वर्ड्स वगैरह जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। और इनको जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉर्ड ग्रास है, ये जो है वो ईल ग्रास, और ये भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास वर्ड्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये आप देखें तमाम जो बैंक है, तमाम एरिया जो है वो इर्द गिर्द इसको सारों को क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये जो है वो वेजिटेशन मौजूद है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट रिच एरिया है, इसलिए ये डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट्स की काफी ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल फाउंड इन एस्टडीज, एनिमल की भी बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो एज नर्सरीज एक्ट करती हैं, दूसरा मैंने बता दिया स्पीशीज जो है एक्ट करती हैं, फिश कल्चर को भी जो है यहाँ पे कल्चर किया जा सकता है। तीसरी बात मैं बच्चे बताऊं कि इसको एज फिश जो है वो माइग्रेटरी रूट भी इस्तेमाल करती है। आप पढ़ते हैं कि बहुत सारी फिश क्या होती हैं, माइग्रेटरी फिश होती हैं, डायाड्रमस होती हैं, मतलब वो मेरीन से फ्रेश वाटर की तरफ और फ्रेश वाटर से मेरीन की तरफ जो है वो मूव करती रहती हैं। बहुत सारी मेरीन फिश ऐसी होती हैं जिन्होंने स्पॉनिंग के लिए क्या करना होता है, फ्रेश वाटर की तरफ जाना होता है, तो उनको एज रूट जो है वो सीरीज को इस्तेमाल करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वैरायटी जो है वो इसके अंदर एनिमल्स की भी मौजूद होती है। हॉर्सशू क्रैब्स, मॉस्किटोज, ऑयस्टर, लॉबस्टर्स, बास, एग्रेट, मैनेटी वगैरह, टर्न वगैरह इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और इन सारों की जो है वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है देख लें, ये जो है वो हॉर्सशू क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, बास फिश जो है वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मौजूद होती हैं। एग्रेट है, ये जो है वो मिनेटी है, मैमल्स होते हैं। और ये जो है वो आपके पास क्या है, टेरन है, और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो फिश स्पीशीज वगैरह होती हैं इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। ये जो है वो अब तक हमने डिस्कस किया है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, जिसमें हमने मैरीन, फ्रेश वाटर और एस्टरीज को डिस्कस किया। अब जो है वो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्टार्ट करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बच्चे वो वाले सिस्टम्स हैं जो जिसमें एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, सॉइल होती है, और बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, अपनी चीजों का जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो सॉइल के साथ करते हैं, एटमोस्फेयर के साथ करते हैं, ये क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। Grassland ecosystem is an area where vegetation is dominated by grasses and other herbaceous plants. मतलब वो वाला एरिया, वो वाला इकोसिस्टम जिसमें डोमिनेंट जो स्पीशीज है वो क्या होती हैं, ग्रास स्पीशीज होती हैं। ग्रास ने जो है वो लार्ज एरियाज को, वास्ट एरियाज को जो है वो कवर किया हुआ होता है, ये क्या कहलाती हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स कहलाती हैं। ये हर्बेशियस यानी कि नॉन वुडी प्लांट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ग्रासलैंड अकर नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड आर फाउंड इन मोस्ट इको रीजन्स ऑफ द अर्थ। तकरीबन हर जगह पे ग्रासलैंड जो है मौजूद होते हैं, हर कंट्री के अंदर, हर रीजन के अंदर, हर कॉन्टिनेंट के अंदर पास्चर लैंड्स वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं। वो जो पास्चर लैंड्स होती हैं एक्चुअली वो क्या होती हैं, ग्रास लैंड्स ही होती है। अब एनुअल रेनफॉल जो है वो हम कहते हैं इसमें 10 to 30 इंचेस तक होती है, जो कि मिलीमीटर्स में अगर आप करें तो वो क्या है 250 to 750 मिलीमीटर तक जो है वो पर एनुअल जो है वो रेनफॉल होता है यहाँ पे। टाइप्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो ग्रास लैंड जो है वो हम कहते हैं 2 टाइप्स की होती हैं। प्रेरीज और सवाना जो है ये 2 किस्म की जो है वो आपके पास ग्रास लैंड होती हैं। अब इनकी जो है वो आपने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है बच्चे, आप कहते हैं कि उनके अंदर वुडी प्लांट्स मौजूद हैं या नहीं है, इस बेस पे आप ग्रास लैंड को जो है वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हो। अगर तो ग्रास लैंड ऐसी हो जिसके अंदर वुडी ट्रीज जो है वो मौजूद ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रेरीज कहलाती हैं। मतलब वो टिपिकल जो है वो ग्रासलैंड होगी जिसमें हर तरफ जो है वो ग्रासेस मौजूद होंगे, टॉल ग्रासेस, शॉर्ट ग्रासेस, मीडियम लेंथ ग्रासेस, लेकिन वहां पे वुडी प्लांट जो है वो नहीं मौजूद होंगे, तो वो क्या कहलाएंगी, प्रेरीज कहलाएंगी। और ये प्रेरीज जो होती हैं एक्चुअली ये टेम्परेट क्लाइमेट्स वगैरह के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। मतलब वो वाले एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो दरमियाना सा रहता है, टेम्परेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, वहां पे जो है वो मौजूद होती हैं। और एग्जांपल अगर इसके हम देखें तो पम्पास ऑफ अर्जेंटीना और जो आपके पास प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और अर्जेंटीना के जो ग्रास लैंड्स हैं वो एक्चुअली प्रेरीज हैं। मतलब उनके अंदर जो है वो वुडी ट्रीज मौजूद नहीं होते, डोमिनेंट जो स्पीशीज होती हैं वो सिर्फ ग्रासेस की ही होती हैं। इसके बाद अगर जो है हम सेकंड बात करें सवाना की, तो बच्चे सवाना क्या होती है, ऐसी टाइप ग्रासलैंड की सेकंड टाइप जिसमें जो है ग्रासलैंड के अंदर कहीं कहीं पे स्कैटर्ड वुडी प्लांट्स मौजूद हो, सवाना कहलाती हैं। प्रेरी में आपने क्या कहा था, नो वुडी प्लांट्स,
सवाना के अंदर हम कहते हैं स्कैटर्ड वुडी प्लांट्स मौजूद होते हैं। मतलब क्या है, पास पास जुड़े जुड़े हुए नहीं, दूर दूर कहीं कहीं पे कोई कोई वुडी ट्री जो है वो मौजूद हो तो वो सवाना कहलाता है। असवाना और सवाना जो है इज मिक्स्ड ऑफ वुडलैंड ग्रास इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रीज बीइंग सफिशिएंटली वाइडली स्पेसेस सो दैट कैनोपी डजंट क्लोज। अगर तो पास पास हो और एक दूसरे के साथ जो है वो मिले हुए हों तो हम कहते हैं वो कैनोपी बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें नो कैनोपी फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि वो दूर दूर जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, कहीं कहीं पे कोई कोई ट्री मौजूद होता है, तो ऐसा ग्रासलैंड जो है वो क्या कहलाता है, सवाना कहलाता है। द ओपन कैनोपी अलाउ सफिशिएंट लाइट टू रीच द ग्राउंड टू सपोर्ट एन अनब्रोकन हर्बेशियस लेयर कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ ग्रासेस। अब आप कहते हैं प्लांट दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से वो सनलाइट को जो है वो रोक नहीं सकते, सनलाइट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में जमीन तक पहुंचती है और उसकी वजह से हर तरफ जो है वो ग्रासेस को उगने का, हर तरफ जो है वो ग्रासेस को जो है प्रोलिफरेट करने का जो है वो मौका मिलता है। इस तरह से जो है वो हम कहते हैं कि अनब्रोकन जो हर्बेशियस लेयर है, मतलब क्या है, हर तरफ जो है उसकी ग्रासेस की जो है वो लेयरिंग वहां पे मौजूद होती है, जिसमें डोमिनेंट स्पीशीज क्या होती हैं, ग्रासेस की होती हैं। और ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो है वो पाए जाते हैं। वो जो थे वो टेम्परेट क्लाइमेट्स में थे, ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पे होती हैं। तो ये अगर आप देखें प्रेरीज की, तो बताइए ये आपके पास प्रेरीज हैं, जो आपके पास टिपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं जिसमें जो है वो सिर्फ ग्रासेस होती हैं, दूर दूर तक कोई देखें कोई ट्री जो है वो नजर नहीं आ रहा, वुडी ट्री, तो ये क्या कहलाती हैं, प्रेरीज कहलाती हैं। और अगर आप जो है वो सवाना को देखें तो ये देखें स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं कहीं पे जो है वो ट्रीज जो है वो मौजूद हैं। ये जहाँ यहाँ पे जरा अबंडेंटली ट्रीज है, लेकिन बच्चे ये क्लोज कैनोपी नहीं बना रहे, सफिशिएंटली हम कहते हैं ये एक दूसरे से फासले पे हैं, सफिशिएंटली स्पेस्ड है, सनलाइट जो है वो आराम से वहां तक जो है वो पहुंच रही है, तो ये क्या है, सवाना कहलाते हैं। रेनफॉल की बात कर लें तो जैसे अभी हमने कहा 10 to 30 इंच तक जो है वो रेनफॉल होती है, 250 से 750 जो है वो मिलीमीटर तक भी जो है वो इसको कहते हैं। इट इज मिडवे ऑफ फॉरेस्ट एंड डेजर्ट रेनफॉल। अब हम कहते हैं यहाँ पे जो रेनफॉल है वो दरमियानी है, फॉरेस्ट से कम और डेजर्ट से जो है वो ज्यादा, दरमियानी से जो है वो रेनफॉल होती है, इसलिए इसके फीचर्स भी क्या होते हैं, डेजर्ट और फॉरेस्ट से दरमियाने होते हैं। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कवर ऑफ ग्रासेस। अब इनके अंदर जो है ये जो ग्रासलैंड्स होती हैं इसमें क्या है, ग्रासेस होती हैं और कॉन्टिन्यूअस जो है वो कवर बना रही होती हैं, लेयर बना रही होती हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो ग्रासलैंड्स होती हैं यूजुअली फेस स्वेयर ड्राउट्स, इनको खुश्क साली का भी सामना करना पड़ता है। काफी अर्सा वहां पे जब बारिश नहीं होती तो हम कहते हैं ड्राउट जो है वो वहां पे काफी स्वेयर होते हैं, खुश्क साली का जो है वो इनको सामना करना पड़ता है। और इनके अंदर जो ट्रीज होते हैं यूजुअली ट्रीज जो है फाउंड अलोंग द रिवर बैंक्स, पास से कोई जो वाटर बॉडी गुजरी होती है उसके किनारों के साथ जो है वो वुडी ट्रीज मौजूद होते हैं इनके अंदर, ग्रासलैंड्स के अंदर, वरना बेसिकली जो है वो इनके अंदर हर तरफ जो है वो ग्रासेस मौजूद होती हैं। प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें तो बच्चे प्लांट लाइफ इनके अंदर क्या होती है, डोमिनेंटली हम कहते हैं इसके अंदर क्या होती है, ग्रासेस जो है वो मौजूद होती हैं। ग्रैमिनॉइड्स मुख्तलिफ यानी कि ग्रास और ग्रास लाइक जो प्लांट्स होते हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं। और जो इनकी सबसे एक मेन फीचर है ना वो लेयरिंग है। मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं, और ये लेयर्स बनती किस तरह से हैं कि डिफरेंट जो हाइट की ग्रासेस होती हैं वो डिफरेंट लेयर्स बनाती हैं। टॉल ग्रासेस है तो सबसे बड़े वाली लेयर बनाएंगी, मिड हाई ग्रासेस है जिनकी जो है वो मिडल जो है वो हाइट होती है, दरमियानी हाइट होती है, वो सेकंड लेयर बनाती हैं। और जो सबसे छोटी ग्रासेस होती हैं वो सबसे जो है वो थर्ड लेयर जो है वो बनाती हैं। इसी तरह से आप कहते हैं कि ये जो है वो एक लेयरिंग जो है ये इनकी जो है वो टाइप है, इनकी जो है एक फीचर है कि मुख्तलिफ लेंथ की जो ग्रासेस होती हैं वो मुख्तलिफ जो है वो वहाँ पे लेयर्स बना रही होती हैं, और ये लेयरिंग जो है ये ग्रास लैंड की जो है वो एक फीचर है। सॉइल कंडीशन की अगर हम बात करें तो बच्चे हम कहते हैं कि देयर इज लो प्रेसिपिटेशन और रेनिंग इन ग्रासलैंड। पहले ही हमने बात की कि इनको अक्सर जो है वो स्वेयर ड्राउट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल जो है वो कम होता है। इस वजह से सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो लिमिटेड होता है, ज्यादा सॉइल के अंदर जो है वो नमी मौजूद नहीं होती। लेकिन ये है कि जो डेली बेसिस पे जो कोई वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं या कभी कभार जो बारिश होती है उससे क्या होता है कि अपर लेयर जो है वो उसकी नॉर्मली मॉइस्ट रहती है, लेकिन वहां पे वो नमी इतनी नहीं होती कि अंदर तहों तक जो है वो पहुंच सके, सिर्फ अपर लेयर्स होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं। जो लोअर लेयर्स होती हैं सॉइल की वो मोस्टली क्या होती हैं, ड्राई होती हैं, और वहां पे सैलिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब वहां पे आप कहते हैं मिनरल्स या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो जमीन के अंदर ज्यादा होती है। एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें तो बच्चे हम कहते हैं कि जो डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं। जाहिर बात है वहां पे जब जो है वो हर तरफ ग्रासेस मौजूद हैं तो डायरेक्ट प्लांट मैटर को ईट करने वाले जो कंज्यूमर हैं वो भी वहां पे ज्यादा होंगे।
अब वहाँ पे हर्बीवोर ज्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम कहते हैं इन्वर्टिब्रेट्स और कुछ कार्निवोर स्पीशीज भी जो है वो मौजूद होती हैं। अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हम कहते हैं इंसेक्ट्स जो है वो वहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। इंसेक्ट्स में भी आप स्पेसिफिकली अगर बात कर लें तो आप कहते हैं वहाँ पे ग्रास होपर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रास होपर्स का नंबर वहाँ पे इतना इंक्रीज कर जाता है कि अक्सर वो ग्रास होपर्स जो है उनका और जो बाकी हर्बीवोर्स होते हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है प्लांट फॉलिएज। खुद ही देखें फिर कि वहां पे ग्रास होपर जो है वो उनका नंबर कितना ज्यादा होगा कि वो बाकी हर्बीवोर्स के साथ जो है वो प्लांट मैटर के लिए जो है वो कम्पीट करते हैं एज फॉर फूड। अब वहां पे अगर जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह मौजूद हैं तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स को खाने के लिए वहां पे डिफरेंट रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और जो है वो ये जो हेर्बीवोर्स हैं उनके शिकार के लिए वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट मैमल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो प्रेडेटर्स वहां पे क्या होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं। इसके अलावा मैमल्स में आप कहते हैं फॉक्स और जो वुल्व्स होते हैं वो काफी ज्यादा वहां पे कॉमनली जो है वो देखे जाते हैं। जो आपके पास वहां पे रेप्टाइल्स हैं उसमें मोस्टली जो है वो लिजर्ड्स मौजूद होती हैं और टर्टल्स मौजूद होते हैं, और एम्फीबियंस में मोस्टली वहां पे टोड्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो किस पे फीड करती हैं, इन ग्रास होपर्स पे, इंसेक्ट्स वगैरह पे जो है वो फीड करती हैं। फॉक्स और वुल्व्स वगैरह क्या करती हैं, ये हर्बीवोर्स को जो है वो एज प्रे जो है वो यूज करती हैं। डीकम्पोजर्स भी जो है एनिमल लाइफ में हम कहते हैं डीकम्पोजर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो कॉमन डीकम्पोजर्स भी मौजूद होते हैं। और कॉमनली जो वहाँ पे डीकम्पोजर्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती हैं, मोल्ड है, यीस्ट, मशरूम वगैरह जो है वो काफी ज्यादा वहाँ पे मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो डेड प्लांट और जो है वो डेड एनिमल जो है वो मौजूद होते हैं, जिनकी जो है वो डीकम्पोजिशन के लिए डीकम्पोजर जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। अब डीकम्पोजर अपना रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अच्छे से चलते रहते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी जो है वो डीकम्पोजिशन करके ब्रेक डाउन करके मिनरल्स को जो है वो दोबारा से सॉइल का, एटमोस्फेयर का जो है वो हिस्सा बना देते हैं। इस तरह से मेजर पार्ट जो है वो प्ले करते हैं डीकम्पोजर्स। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम ग्रास लैंड की, तो हम कहते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन में किस तरह से हेल्प करती हैं बच्चे, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ग्रासेस मौजूद होती हैं। जब उनका डेथ और डिके होता है तो क्या होता है कि वो डिफरेंट जो है वो लेयर फॉर्मेशन होती है, हमस बनती है, उससे क्या होता है फर्टाइल सॉइल जो है वो बन रही होती है। इस तरह से ये सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो हम कहते हैं कि ये एरोजन से बचाती हैं, एरोजन को कंट्रोल करती हैं। बच्चे एरोजन दो तरह से हो सकता है, वाटर एरोजन भी हो सकता है और विंड एरोजन भी हो सकता है। एरोजन का मतलब क्या है कि जब तेज हवा चली, अगर वहां पे जो है वो ये ग्रासेस वगैरह मौजूद ना हो, जो प्लेन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां से क्या होता है कि मिट्टी ऊपर से जो है वो उड़ जाती है। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या होती है, सारी जो है वो एरूट हो जाती है, उसे आप कहते हैं एरूटेड सॉइल है, जिसके अंदर से जो फर्टाइल आपकी सॉइल थी वो क्या हो गई है, वहां से उठ गई है हवा के साथ या पानी के साथ जो है वो बह गई है। अब वहां पे अगर जो है वो प्लांट्स मौजूद हों, जैसे ये ग्रासेस वगैरह हैं, तो ये ना तो हवा के जरिए ये जो है वो मिट्टी को, सॉइल को एंकर करके रखेंगी, जोड़ के रखेंगी, जकड़ के रखेंगी, उससे ना हवा से जो है वो मिट्टी उड़ सकेगी, ऊपर से फर्टाइल ना ही जो है वो पानी के जरिए से जो है वो बह के कहीं और जा सकेगी। इस तरह से आप कहते हैं कि ये एरोजन कंट्रोल को जो है वो एरोजन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन के तौर पे भी जो है वो एक्ट करती हैं। कुछ डिफरेंट जो है वो इसके अंदर क्लासेस हैं, फोटोसिंथेटिक में जो है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। इस तरह से आप कहते हैं कि ये कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन के लिए भी जो है वो एज स्टोरेज जो है वो एक्ट करती हैं। जीन पूल फॉर क्रॉस ब्रीडिंग ग्रेन क्रॉप। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बच्चे जीन पूल के तौर पे एक्ट करती हैं। जीन पूल का मतलब क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की, आपने देखा कि प्लांट डाइवर्सिटी भी बहुत है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एनिमल स्पीशीज भी मौजूद होती हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। बायोडाइवर्सिटी में आप कहते हैं कि किसी भी जो वहाँ पे मौजूद होते हैं पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स का मजमुआ होता है वो क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। जितने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जानदार होंगे, जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जीन्स का नंबर उतना ज्यादा होगा, जीन्स की टाइप्स उतनी ज्यादा होंगी, जीन पूल जो है वो उतना ज्यादा वास्ट होगा। इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको बताया कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करती हैं, मतलब ये जो है वो मॉइस्चर में भी डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स उसके भी जो है वो रिसाइक्लिंग में रोल प्ले करती हैं। कार्बन को भी जो है वो फिक्स करती हैं, उससे जो है फोटोसिंथेसिस में फिर दोबारा से जो है वो उन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाए होते हैं उससे दोबारा कार्बन जो है वो आपके एटमोस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। इस तरह से डिफरेंट जो है वो मिनरल्स को, डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इर्द गिर्द से लेती हैं, और जो है वो दोबारा से जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो वो चीजें दोबारा से जो है वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती हैं। इस तरह से ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करती हैं। बायोडाइवर्सिटी के तौर पे भी एक्ट करती हैं। हम
हमने डिस्कस किया कि इनके अंदर जो है वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो मौजूद होती हैं। इस वजह से ये हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी जो है ये रोल प्ले करती हैं। डाइवर्सिटी जो है वो उसमें वैरायटी ऑफ जो है वो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए एज बायोडाइवर्सिटी सोर्स भी एक्ट करती हैं। हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, बहुत सारे प्लांट्स के लिए जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हम बात करें तो एज फूड जो है वो एक्ट करती हैं। ये हमारी फूड चेन में जो है वो अहम जो है वो हम कहते हैं हिस्सा जो है वो रोल जो है वो प्ले करती हैं, अहम हिस्सा जो है वो डालती हैं। तो इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन में, एरोजन कंट्रोल में, एटमॉस्फेरिक कार्बन के लिए, जीन पूल में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, बायोडाइवर्सिटी में, हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए, एज फूड सोर्स या फूड चेन में जो है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बनाने में जो है वो क्या करती हैं, मेजर जो है वो रोल प्ले करती हैं। ग्रासलैंड्स